Hello everyone, welcome to StudyIQ. My name is Heena, and in today's video we are going to cover topic malicious prosecution as tortious liability. इससे पहले 8 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स और उसमें सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं टॉर्ट्स में जितने भी आते हैं मोस्टली आई हैव ट्राइड एंड कवर ऑल द टॉपिक्स और सबके बेसिक्स हमने उसमें कवर किए हैं एक आइडिया आपको देने के लिए कि हाउ द लॉ ऑफ टॉर्ट्स वर्क एंड हाउ दीज डिफरेंट tortious liabilities work. So in the same lecture series, today we are continuing with malicious prosecution as tortious liability. So let's get started with that. सबसे पहले समझते हैं कि malicious prosecution होता क्या है। देखिए, at times आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा और कई बार अपने आसपास भी देखा होगा कि there are false cases which are being filed against individuals. That can be civil cases, that can be criminal cases also. सो यहाँ पर एक चीज समझने की है दैट फॉल्स केस का मतलब ये होता है कि जब आपका कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है किसी के अगेंस्ट केस फाइल करने का, चाहे क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस हो, लेकिन आपने फिर भी उसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस फाइल किया। किस लिए किया? ताकि उसकी रेपुटेशन हार्म हो जाए या उसको ब्लैकमेल करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए आपने झूठा केस फाइल किया है, राइट और अब वो जो झूठा केस है जिसकी भी अगेंस्ट आपने उस केस को फाइल किया है, इफ दैट पर्सन इज एक्विटेड, वो छूट जाता है और उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिलता, सो दैट पर्सन हु हैज बीन एक्विटेड नाउ कैन फाइल अ सिविल सूट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और वो डैमेजेस ले सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं एंड देन विल रीड द डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, देयर इज ए एंड ही फाइल्स अ सूट, अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट बी, अ फॉल्स क्रिमिनल केस। तो कोई भी ए के पास कोई भी रीजन नहीं था बी के अगेंस्ट केस फाइल करने का। इनफैक्ट ही न्यू कि वो जो केस फाइल कर रहा है वो झूठा है, ही हैज नो एविडेंस, देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, और उसने सिर्फ बी को ट्रैप करने के लिए ये केस फाइल किया है। अब जब ये पूरा ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद बी जो है वो अक्विट हो गया, उसको कोर्ट ने छोड़ दिया। तो अब जो ये बी है ये अब सूट फाइल करेगा अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स और सिविल सूट फाइल करेगा फॉर डैमेजेस, फॉर डैमेजेस। और कौन सी टॉर्टियस लाइबिलिटी? ही विल से दैट ही वाज maliciously prosecuted, maliciously prosecuted। क्या मतलब है कि उसके अगेंस्ट एक झूठा केस फाइल किया गया विद malicious इंटेंशन, जानबूझकर उसको फंसाने के लिए ये केस उसके अगेंस्ट फाइल किया गया था। सो नाउ ही विल फाइल सूट अगेंस्ट ए। सो अब यहाँ पर बी प्लेंटिव हो जाएगा और ए डिफेंडेंट हो जाएगा। इससे पहले जो क्रिमिनल केस चल रहा था तो उसमें ए ने अपने आप को विक्टिम दिखाया, वो प्रोसिक्यूशन था, और बी वाज द अक्यूज्ड। अब जब ये केस चला, वो क्रिमिनल केस चला और बी छूट जाता है, तो अब बी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट ए फॉर malicious prosecution एंड फॉर कॉम्पनसेशन, वो डैमेजेस मांग सकता है, राइट। सो इसको हम malicious prosecution कहते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। अगर ए को जेन्युइनली ऐसा लगा था कि बी ही अक्यूज है और जो भी उसका नुकसान हुआ है वो बी ने ही किया है, और फिर उसने ये सूट फाइल किया है अगेंस्ट बी, शुरू का जो ये क्रिमिनल केस है ये उसने फाइल किया विद बोनाफाइड इंटेंशन, ही जेन्युइनली न्यू थॉट एटलीस्ट दैट बी इज द अक्यूज्ड और उसी ने ऑफेंस किया है और इसलिए उसने बी के अगेंस्ट केस फाइल किया था। लेकिन ट्रायल के बाद सफिशिएंट एविडेंस ना होने की वजह से बी छूट जाता है। तो इस सिचुएशन में बी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट ए। सो द डिफरेंस इज कि अगर आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ है और आप उस केस में अक्विट हो गए हैं, तो हर अक्विटल वाला इंसान जाके मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल नहीं कर सकता। सिर्फ वही इंसान मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है जिसके अगेंस्ट जो पहला केस हुआ था वो मैलिशियस इंटेंशन से हुआ था। अब अगर हम ये यूनिवर्सल कर दें और हर कोई जो अक्विट हो जाता है वो कोर्ट में जाके मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल करेगा, तो एंटायर जुडिशियल सिस्टम विल बी इन प्रॉब्लम, क्योंकि अक्विटल्स तो होंगे और अक्विटल होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि देयर वाज नो सफिशिएंट एविडेंस। सो सफिशिएंट एविडेंस नहीं था इसलिए वो छूट गया। इसका ये मतलब नहीं है कि जो विक्टिम था या प्रोसिक्यूशन है उसने जानबूझकर मैलिशियस इंटेंशन से ये सूट फाइल किया है या केस फाइल किया था। सो दैट इज द डिफरेंस। जरूरी है कि मैलिशियस इंटेंशन होना चाहिए किसमें? पहले वाले केस में।
राइट। तो अब यहाँ पर एक और आप याद रखना कि ये पूरे प्रेजेंटेशन में जहां पर भी प्लेंटिफ आएगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो अब टॉर्ट के केस में प्लेंटिफ है वो पहले वाले केस में डिपेंडेंट था, अक्यूज्ड था, और जो पहले वाले केस में प्रोसिक्यूशन था अब वो डिपेंडेंट है। तो ये मैंने इसलिए ये एग्जांपल से क्लियर किया है ताकि आप जब आगे ये स्लाइड्स हम कवर करेंगे तो कोई कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, एज द नेम सजेस्ट ना, कि ऐसा प्रोसिक्यूशन जो मेलिशियस था, which was not filed with due diligence, and in fact जो अक्यूज था या प्रोसिक्यूशन था उसने जानबूझकर अक्यूज के अगेंस्ट ये सूट फाइल किया, केस फाइल किया था, सो दैट विल बी मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। और उसके अगेंस्ट जो अक्यूज्ड है आफ्टर अक्विटल, he can file a suit of malicious prosecution and claim damages. Okay, so by definition malicious prosecution is a civil wrong where someone initiates a baseless legal action against another with malice and no probable cause, involves both criminal and civil cases, दोनों हो सकते हैं। अब क्या क्या चीजें प्लेंटिफ को प्रूफ करनी होंगी? जो भी इंसान अक्विट हुआ है, जिसके अगेंस्ट ये झूठा केस किया गया था, उसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर कॉम्पनसेशन अगर चाहिए तो उसको ये चार बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले, he has to prove initiation of legal proceedings. The defendant must have initiated a legal case. तो डिफेंडेंट कौन हो गया? जो अब टॉर्ट्स के केस में जो डिफेंडेंट है उसने पहले प्लेंटिफ के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की थी। दूसरा, एब्सेंस ऑफ प्रोबेबल कॉज, नो रीजनेबल ग्राउंड्स और एविडेंस टू परस्यू द केस। जो केस फर्स्ट केस जो डिफेंडेंट ने फाइल किया था अगेंस्ट प्लेंटिफ, कोई उसके पास प्रोबेबल कॉज नहीं था, देयर वाज नो रीजन फॉर हिम टू फाइल सच केस। थर्ड, दैट देयर वाज अ malicious intention. Malicious intention, the action must have been done with ill will, spite or to harm the plaintiff. ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया है उसमें भी मैंने आपको बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रूव दैट द फर्स्ट केस व्हिच वाज फाइल्ड वाज विद मेलिशियस इंटेंशन, जानबूझकर फंसाने के लिए वो सूट को फाइल किया गया है। नेक्स्ट इज फेवरेबल आउटकम फॉर द प्लेंटिफ। द प्लेंटिफ मस्ट विन द ओरिजिनल केस शोइंग इट वाज अनजस्ट। तो फर्स्ट वाले केस में जो प्लेंटिफ है वो अक्विट होना चाहिए, उसके बाद ही वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। सो दीज आर द फोर थिंग्स व्हिच द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव, और जब वो ये सारी चीजें प्रूव कर देगा तब उसको कॉम्पनसेशन मिलेगी। मगर यहाँ पर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मेलिशियस इंटेंशन प्रूव करना। रीजन बीइंग ही हैज टू शो सम एक्सप्लिसिट सर्कमस्टांसेस जिससे ये पता चल रहा है कि जो इस केस में डिपेंडेंट है उसने ओरिजिनल जो केस था जहां पर प्लेंटिफ के अगेंस्ट झूठा केस किया था तो उसने मेलिशियस इंटेंशन से किया था। क्योंकि अक्विटल होना इज नॉट इनफ। अक्विटल तो उन केसेस में भी हो जाता है जहां पर प्रोसिक्यूशन को जेन्युइनली लगता है कि अक्यूज्ड ने, जो भी अक्यूज्ड है उसी ने ऑफेंस किया है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस वो अक्विट हो जाता है। सो एवरी अक्विटल डजंट मीन दैट द केस वाज फाइल्ड विद मेलिशियस इंटेंशन, राइट? ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं है। सो यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि जो पहला वाला केस था वो मेलिशियस इंटेंशन से फाइल किया गया था एंड देयर वाज नो प्रोबेबल कॉज अगेंस्ट हिम, और उसको खाली फंसाने के लिए ये केस फाइल किया गया था। Next key consideration, the burden of proof, of course, will lie on the plaintiff, as we have discussed. Plaintiff must prove that the original case was baseless and malicious. स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन लगता है, आप एक लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही जा सकते हो। यू कैन नॉट, ऐसा नहीं है कि ये रेमेडी आपके पास लाइफ लॉन्ग अवेलेबल रहती है। सो देयर इज अ लिमिटेशन पीरियड विद इन विच यू हैव टू फाइल दिस सूट। सो दीज टू थिंग्स विच द प्लेंटिफ हैज टू कीप इन माइंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद द केस। अब मेलिशियस प्रोसिक्यूशन को हम टॉर्ट्स में क्यों कवर कर रहे हैं? पहली चीज, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन इज क्लासिफाइड एज टॉर्ट बिकॉज इट interferes with the plaintiff's rights such as reputation and freedom from unjust legal action, राइट? टॉर्ट में भी, अगर जो आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हो जिसमें मैंने जनरली टॉर्टियस लाइबिलिटी को डिस्कस किया है, उसमें मैंने बताया है कि इफ देयर इज वायलेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल राइट, एनी लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ, तो उसकी राइट बन जाती है कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इन मेलिशियस प्रोसिक्यूशन ऑल्सो जो प्लेंटिफ है उसकी काफी रेपुटेशन हैम्पर हो रही है, राइट? तो उसकी जो प्लेंटिफ की राइट है, राइट टू रेपुटेशन है, वो हैम्पर हो रही है, राइट? तो इसीलिए उसको, उसके पास राइट है अंडर टॉर्ट्स टू फाइल अ सूट। Civil versus criminal liability. Unlike criminal law, it addresses harm in civil courts through lawsuits for damages. अब आपको एक चीज समझनी है, अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर
you're filing a suit, then you are only filing for compensation. यहाँ पर कोर्ट डिपेंडेंट को सजा नहीं देगा, नो इम्प्रिजनमेंट विल बी ग्रांटेड टू द डिपेंडेंट। प्लेंटिफ को यहाँ पर डैमेजेस जरूर मिल सकते हैं, लेकिन इम्प्रिजनमेंट नहीं है, बिकॉज टॉर्टियस लायबिलिटी इज ऑल्सो सिविल रॉन्ग, राइट। सो क्रिमिनल में जो रेमेडीज हैं, जैसे सजा मिलती है, इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ डैमेजेस मिल जाएंगे, राइट। अब क्या डिफेंसेस अवेलेबल है? अब हमने ये तो देख लिया कि प्लेंटिफ को ये चार चीजें प्रूव करनी है इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ अंडर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। डिफेंडेंट के पास भी कोई डिफेंस है क्या? अब उसको भी तो अपना डिफेंस रखना पड़ेगा। अब प्लेंटिफ ऐसा तो ऐसा नहीं है कि प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दी, वो पैसे निकाल के दे देगा कि चलो मैं डैमेजेस पे करने के लिए रेडी हूँ। तो ही विल ऑल्सो टेक सम डिफेंसेस। सो व्हाट ऑल डिफेंसेस द डिपेंडेंट कैन टेक अंडर द सूट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? सबसे पहले प्रोबेबल कॉज। इफ द डिपेंडेंट हैड रीजनेबल ग्राउंड्स to initiate the case, the claim is invalid. डिफेंडेंट को ये प्रूव करना है कि भाई मैंने जो पहला ओरिजिनल केस अगेंस्ट प्लेंटिफ फाइल किया था, आई हैड प्रोबेबल कॉज, मेरा कोई आई हैड ग्राउंड्स ऑन विच आई थॉट दैट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द प्लेंटिफ इज द अक्यूज्ड, और इसीलिए मैंने वो सूट फाइल किया है। तो अगर डिफेंडेंट सक्सेसफुल होता है एक प्रोबेबल कॉज दिखाने में जो ओरिजिनल सूट में था, तो फिर यहाँ पर प्लेंटिफ को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। Next is privilege, legal immunity for certain actions such as statements made in court, right? तो of course ये तो हमने defamation में भी पढ़ा है कि अगर कोई ऐसे statements हैं जो आपने कोर्ट में दिए हैं, तो वो आपकी privilege होती है, और उसको यूज करके प्लेंटिफ malicious prosecution में अपना केस नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो absolute privilege है and that it cannot be used for anything, और उसकी कोई compensation नहीं मिलती है। And next is good faith. The defendant acted in good faith, believing the legal action was justified. So defendant को यहाँ पर ये भी अगर वो ये प्रूव कर दे कि मैंने जो ओरिजिनल केस फाइल किया था अगेंस्ट द प्लेंटिफ वाज विद गुड फेथ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं फॉल्सली उसको ट्रैप करूं और उस पर एक झूठा केस फाइल करूं, उसकी रेपुटेशन को मैं खराब करूं। आई हैड नो सच इंटेंशन, आई हैड अ प्रोबेबल कॉज, आई जेन्युइनली बिलीव्ड at that time with whatever evidence was available, or under those circumstances I genuinely believed that plaintiff has committed the offense, and that is why the suit was filed against the plaintiff. उसको फंसाने के लिए या उसके अगेंस्ट कोई ट्रैप करने के लिए ये जो ओरिजिनल केस था वो मैंने फाइल नहीं किया था। सो इफ डिफेंडेंट इज सक्सेसफुल इन प्रूविंग ऑल दीज थ्री थिंग्स और एनी ऑफ दीज थिंग्स, तो प्लेंटिफ का जो केस है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा एंड प्लेंटिफ को फिर कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, राइट। अब क्या क्या तरीके के डैमेजेस प्लेंटिफ को मिल सकते हैं? अगर प्लेंटिफ सक्सेसफुल होता है, सारे एलिमेंट्स प्रूव कर देता है, और डिफेंडेंट अपने डिफेंसेस प्रूव नहीं कर पाता, सो कोर्ट विल अवॉर्ड डैमेजेस टू द प्लेंटिफ। तो उसको कॉम्पनसेटरी डैमेजेस मिल सकते हैं। अब कॉम्पनसेटरी डैमेजेस क्या होते हैं? कॉम्पनसेटरी डैमेजेस दिए जाते हैं, उनका अमाउंट डिटरमाइन होता है अकॉर्डिंग टू द डैमेज सफर्ड बाय द प्लेंटिफ, कि भाई आपका किस तरीके का कितना नुकसान हुआ है उसको कैलकुलेट किया जाता है, और फिर आपको सिर्फ कॉम्पनसेट करने के लिए, यानी कि प्लेंटिफ को जो उसका नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए अमाउंट को डिटरमाइन किया जाता है, ना कि डिफेंडेंट को पनिश करने के लिए। सो कॉम्पनसेटरी डैमेजेस आर ऑलवेज दोस दैट अमाउंट विच विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द पोजीशन ऑफ प्लेंटिफ एंड नॉट पनिश द डिफेंडेंट। तो उसको कॉम्पनसेटरी डैमेजेस मिल जाएंगे, जिसमें लॉस ऑफ रेपुटेशन देखा जाएगा, इमोशनल डिस्ट्रेस और फाइनेंशियल हार्म। ऑल दीज थ्री थिंग्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और एक अमाउंट को डिटरमाइन करेगा कोर्ट और प्लेंटिफ को पे कर देगा। तो कॉम्पनसेटरी डैमेजेस यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब है कि भाई अगर नुकसान जो प्लेंटिफ का अगर 50 रुपीज का नुकसान हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको 50 रुपीज दिया जाएगा, उसको 100 नहीं देंगे, राइट। क्योंकि 100 देने का मतलब क्या है? दैट यू आर ट्राइंग टू पनिश द डिपेंडेंट। तो जनरली कॉम्पनसेटरी डैमेजेस दिए जाते हैं, बट इन सम सिचुएशन प्यूनिटिव डैमेजेस भी दिए जा सकते हैं। इफ द डिपेंडेंट्स एक्शंस वर मैलिशियस, punitive damages may be awarded to debtor such conduct. At times जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो कभी बार इस तरीके के सूट्स फाइल कर देते हैं, केसेस फाइल कर देते हैं, जिससे द सोसाइटी एट लार्ज गेट्स अफेक्टेड, और ऐसी चीजें ना हो, इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके के लोगों को रोका जाए, उनको डेटर किया जाए। और ऐसा करने कोर्ट कैसे करता है? बाय अवॉर्डिंग प्यूनिटिव डैमेजेस। तो प्यूनिटिव डैमेजेस होते हैं कि वो सिर्फ कॉम्पनसेशन कवर नहीं करेंगे प्लेंटिफ का, बट दे विल बी एक्सेसिव, और वो इस तरीके से होंगे कि जो डिपेंडेंट है उसको पता चले कि भाई आपको पनिशमेंट दी जा रही है फॉर व्हाट यू डिड। अब प्रिजनमेंट इम्प्रिजन तो आपको कर नहीं सकते बिकॉज इट्स अ सिविल रॉन्ग,
तो आपके डैमेजेस इस तरीके के कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि जिससे डिपेंडेंट विल फील दैट दैट्स अ पनिशमेंट। सो प्यूनिटिव डैमेजेस भी दिए जाते हैं, और वहां दिए जाते हैं जहां पर कुछ ऐसे कंडक्ट को डेटर किया जाए, रोकने के लिए। बिकॉज अगर ऐसा नहीं किया गया देन इट कैन अफेक्ट द सोसाइटी एट लार्ज। तो उन सिचुएशंस में प्यूनिटिव डैमेजेस भी दिए जा सकते हैं। सो कॉम्पनसेटरी डैमेजेस तो मिलते ही है, मगर एट टाइम्स टू सेट एन एग्जाम्पल, कोर्ट क्या कर सकती है, वो प्यूनिटिव डैमेजेस भी दे देगी कि द डिफेंडेंट को लगे दैट यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट यू डिड, राइट। सो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में क्या है कि बहुत जरूरी है कि नॉट एवरी अक्विटल विल लीड टू अ केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कि हर इंसान जो अक्विट हो गया वो जाके लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर सूट फाइल कर दे फॉर डैमेजेस। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट, वो नहीं कर सकते। बट यस, अगर आपके अगेंस्ट जो ओरिजिनल केस था वो विदाउट प्रोबेबल कॉज था, मैलिशियस इंटेंशन से था, और आप उसमें अक्विट हो गए हैं, तो आप मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर सकते हैं। मगर ये सारी चीजें फिर आपको उसमें प्रूव करनी पड़ेंगी, और जब आप उसको सक्सेसफुली प्रूव कर दोगे देन यू कैन गेट डैमेजेस, राइट। सो दिस इज इट फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। इट्स अ स्मॉल टॉपिक, लेकिन एट टाइम्स एग्जाम में थियोरेटिकली पूछते हैं, और आता ही है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है लॉ के। So I've tried to cover that as well. I'm trying to cover all the topics of law of torts, और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी टॉपिक छोड़ूं. That's why I've covered this also. So this is, I think, our ninth video. And if you have not seen the other videos, I really hope that you will. And it will help you in learning better and knowing law of torts better, and in an interesting way. So thank you so much for watching. And if you have any doubt regarding any of the lectures, or if you think that you want to give me any suggestions like what other topics I should cover, so you can put that in the comment box and I'll see and try and cover those topics as well. So thank you so much for watching.